एक पंच। हाँ, सिर्फ एक पंच में ही अगर कोई क्लास के सबसे ताकतवर और घमंडियों लड़के को धूल चटा दे, तो आप उसे क्या कहेंगे? जिसे सब लिन शैन समझकर इग्नोर करते थे, आज उसी के हाथ में एक ऐसा रहस्यमयी ब्लैक कार्ड है, जो बड़े-बड़े मार्शल आर्टिस्ट्स का एक सपना होता है। लेकिन इस असीम शक्ति का राज क्या है? चलिए, आज के इस वीडियो में लिन शैन के अजय इनविंसिबल बनने की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से, जहां लिन शैन गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी टीचर की नजर उस पर पड़ती है और पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। सब उसे एक लूजर समझते हैं, जिसका काम सिर्फ सोना है। लेकिन सिर्फ उसका एक दोस्त सच जानता था कि लिन जब सोता है तो उसे भयानक सपने आते हैं। हर बार की तरह वो ठीक से आराम नहीं कर पाता, क्योंकि उसे बार बार वही एक सपना दिखता है। एक ऐसी तबाह हो चुकी दुनिया, वेस्टलैंड, जहां सिर्फ खतरनाक मॉन्स्टर्स का राज है। मगर लिन और किसी को भी ये नहीं पता था कि इस सपने की दुनिया में वो जिन मॉन्स्टर्स को मारता है, उनसे वो उनकी पावर्स और मेमोरीज हासिल कर सकता है। क्लास खत्म होने के बाद वो थोड़ा सुकून से सोने की उम्मीद में घर जाता है। लेकिन वहां उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी एक पोषण पर खर्च कर दी थी, ताकि लिन की काबिलियत बढ़ सके। लिन उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे पी लेता है और अपने कमरे में ट्रेनिंग करने चला जाता है। लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ काम नहीं करता। उन शापित सपनों ने उसकी बची कुची ताकत भी निचोड़ ली थी। थकान की वजह से वो जैसे ही थोड़ी देर बैठता है, तुरंत बेहोश होकर सो जाता है। एक बार फिर वो खुद को उसी पुराने सपने में पाता है। इस बार एक ज़ोंबी तुरंत उस पर हमला कर देता है। वो उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन लिन उसे लात मारकर पीछे धकेलता है और एक पत्थर से उसका सर कुचल देता है। जब वो ज़ोंबी मर जाता है, लिन राहत की सांस लेता है, ये सोचकर कि शायद ये सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उस लाश से एक काली ऊर्जा, ब्लैक एनर्जी, निकलकर सीधे लिन के शरीर में समाने लगती है। अचानक लिन को उस ज़ोंबी की सारी यादें दिखने लगती हैं। उसकी पूरी जिंदगी और मौत का हर मंजर उसकी आंखों के सामने होता है। ठीक उसी पल पीछे से एक और ज़ोंबी हमला करता है, लेकिन लिन बिना सोचे समझे ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो हैरान रह जाता है ये समझकर कि क्या हुआ। उसने न सिर्फ उस ज़ोंबी की मेमोरीज ली थीं, बल्कि उसकी ताकत और स्किल्स भी उसके अंदर आ चुकी थीं। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये सपना कोई मामूली वहम नहीं था। ये सपना दरअसल 10,000 साल बाद के भविष्य फ्यूचर का था। इसका मतलब था कि वहां मिलने वाली बॉडी रिफाइनिंग मेथड्स आज के जमाने की किसी भी तकनीक से हजारों गुना ज्यादा एडवांस्ड थीं। लूशेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा शायद ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन सब कुछ इतना असली और विविड था कि उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। जैसे ही उस दूसरे ज़ोंबी की यादें उसके दिमाग में आईं, लू को पास ही एक मिलिट्री बेस की झलक दिखी। उसने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में आसपास ऐसा कोई बेस जरूर होना चाहिए। अगर वो उसे ढूंढ लेता है, तो शायद वो अपने सपनों में छुपे अजीब सच को समझ पाए। अजीब बात यह थी कि इस दूसरी मेमोरी को एब्जॉर्ब करते वक्त उसे पहले जैसा दर्द या कंफ्यूजन नहीं हुआ। इसके बजाय ये उसके कॉम्बैट अवेयरनेस को और बेहतर बना रहा था। वो पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज महसूस कर रहा था। उन ज़ोंबीज की यादें उसके लिए उम्मीद से ज्यादा काम की साबित हुईं, जो उसे ऐसे बैटल इंस्टिंक्ट्स दे रही थीं जो उसके पास पहले कभी नहीं थे। लेकिन अभी वो इन सब चीजों को समझ ही रहा था कि अचानक किसी अनजान चीज ने उसे हिट किया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी नींद खुली, तो उसने खुद को अपने घर में सुरक्षित पाया। एक जानी पहचानी आवाज ने उसे उसकी गहरी सोच से बाहर निकाला। ये उसकी छोटी बहन थी, जो उसे डिनर के लिए बुला रही थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी बहन लू शिंगी उसका इंतजार कर रही है। वो उसे प्रैक्टिस के बजाय सोने के लिए डांटने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर लू की पसीने से भीगी शर्ट और उसके नीचे उभरे हुए मसल्स पर पड़ी। वो अपनी हैरानी छुपाने की कोशिश करने लगी और तुरंत वहां से मुड़कर
उसे डिनर की याद दिलाते हुए चली गई। उसे जाता देख लूं पुरानी यादें सोचने लगा, जब वो दोनों साथ में खेला करते थे। पर जब से उसकी बहन ने स्कूल में टॉप किया, सब कुछ बदल गया। उसका रवैया बदल गया और दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। पर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। उसका ब्लड की लेवल पहले ही परफेक्ट 1.0 था और कॉम्बैट पावर शायद 100 के पार। वो देश की टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी तुलना में लू खुद को सिर्फ एक यूजलेस भाई समझता था। गहरी सोच में डूबे हुए उसने अपनी शर्ट उठाई और आईने में खुद को देखा और वो दंग रह गया। न जाने कैसे उसकी बॉडी में अब वेल डिफाइंड मसल्स बन चुके थे। उसे जरा भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा रिफ्रेश्ड और ताकतवर महसूस कर रहा था। उसके सपने की यादें अभी भी दिमाग में एकदम साफ थीं। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वो शक्तियां और यादें जो उसने सपने में हासिल की थीं, वो असलियत में बदल चुकी हैं? क्या सिर्फ सपने देखकर ही ताकतवर बनना मुमकिन है? क्योंकि ये असली दुनिया कोई आम दुनिया नहीं थी, बल्कि एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड था, जहां लोग ऐसी ताकत का इस्तेमाल करते थे जो इंसानी दिमाग की सोच से परे था। लगभग 300 साल पहले दुनिया भर में डिमेंशनल क्रैक्स दिखाई दिए, जिनसे निकले खौफनाक मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा दी। उसी समय इंसानों के अंदर भी अजीबोगरीब शक्तियां जागने लगीं, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। यहीं से मार्शल आर्ट्स के युग की शुरुआत हुई। लोग अपनी छिपी हुई काबिलियत को बाहर निकालने और मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। रात के खाने की मेज पर लू किसी भूखे जानवर की तरह अपनी मां के हाथ का बना खाना खा रहा था। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वह रुक ही नहीं पा रहा था और बार बार मांग रहा था। कई प्लेटें खाली करने के बाद भी जब उसका पेट नहीं भरा, तो वह खुद भी हैरान था कि उसे इतनी भूख क्यों लगी है। उसके पिता मुस्कुराए और बोले कि वे उसे भूखा घर से बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से लू के लिए और खाना बनाने को कहा और वादा किया कि कल वे उसके लिए कुछ टॉनिक लाएंगे, ताकि उसकी सेहत फिर से पटरी पर आ सके। लेकिन उसकी बहन चिंगी इस बात से खुश नहीं थी। उसने टोकते हुए कहा कि लू अब 18 साल का हो चुका है और आखिरी चेकअप में उसका ब्लड की लेवल सिर्फ 0.8 था। उसके पिता ने उसे झिड़कते हुए याद दिलाया कि साधारण मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी और एलीट संस्थानों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। दूसरी ओर लू गहराई से सोच रहा था, अगर सिर्फ सपने देखने से उसकी सेहत सुधर सकती है, तो क्या यह वाकई सिर्फ एक सपना है या कुछ और? उसने फैसला किया कि उसे अपनी ताकत की परीक्षा लेनी होगी। खाने के बाद लू एक स्थानीय जूडो क्लब गया। यह क्लब मास्टर होंगवान चलाते थे, जिनका परिवार अपनी खास बॉक्सिंग तकनीक के लिए मशहूर था। यह क्लब बाई सिटी की टॉप 10 अकादमियों में से एक था। मास्टर होंगवान एक रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट थे। इस सिस्टम में एक रैंक 1 योद्धा का की 1.5 और कॉम्बैट पावर 150 होती है। रैंक 2 में यह 15 की और 1500 पावर तक पहुंच जाती है। रैंक 3 और भी खतरनाक है, 100 की और 10,000 से ज्यादा पावर। और रैंक 4 के योद्धा 200 की को पार कर जाते हैं और उनकी ताकत 1 लाख से भी ऊपर होती है। लू यह पावर स्केल देखकर थोड़ा घबरा गया। समाज में रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को ही बहुत सम्मान दिया जाता है, तो फिर ऊंचे स्तर के योद्धा तो इंसानों से बढ़कर महामानव माने जाते हैं। क्लब के रजिस्ट्रेशन बोर्ड पर भारी फीस देखकर उसे एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ अमीर परिवार ही अपने बच्चों को भेज सकते हैं। वह जानता था कि अगर चिंगी इकलौती संतान होती, तो शायद उसके माता-पिता उसका खर्च उठा लेते, लेकिन अब वे आर्थिक रूप से काफी दबाव में थे। तभी एक रिसेप्शनिस्ट ने लू से पूछा कि क्या वह क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। लू ने इसके बजाय अपनी की पावर और कॉम्बैट स्टेटस चेक करने की इच्छा जताई। लू की साधारण पृष्ठभूमि देखकर रिसेप्शनिस्ट ने समझ लिया कि वह किसी अमीर घराने से नहीं है। फिर भी उसने उसे रूम नंबर 8 की ओर जाने को कहा, जहां मशीन रखी थी। लू आत्मविश्वास के साथ कमरे के अंदर गया। उसने मशीन पर अपना हाथ रखा
और अपना हेल्थ स्टेटस चेक किया। मशीन पर रीडिंग आई 0.9। ये देखकर वो हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे के सपने की वजह से उसका की लेवल 0.2 बढ़ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी झपकी उसकी किस्मत बदल सकती है। शायद अब वो अपनी जीनियस छोटी बहन के करीब पहुंच रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बहुत आगे जा सकता है। इसके बाद लू ने अपनी कॉम्बैट पावर टेस्ट करने का फैसला किया। उसने ज़ोंबी की यादों से मिले युद्ध के अनुभवों और तकनीकों को अपने अंदर समेटा और मशीन पर एक जोरदार प्रहार किया। मशीन झंझना उठी और स्क्रीन पर उसकी कॉम्बैट पावर 113 दिखाई दी। लू दंग रह गया। उसकी ताकत आसमान छू रही थी, भले ही उसके की स्टेटस में मामूली बढ़त हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वह एक असली मार्शल आर्टिस्ट बनने की राह पर निकल चुका है। उसने हिसाब लगाया कि अगर 1 घंटे की नींद इतना बदलाव ला सकती है, तो 3 घंटे, 9 घंटे या पूरे दिन की नींद क्या कमाल करेगी। हालांकि रात के वक्त लू को चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी। वो परेशान था। जो लड़का क्लास में बड़ी आसानी से सो जाता था, उसे अब नींद क्यों नहीं आ रही। घड़ी की ओर देखने पर उसने पाया कि अभी सिर्फ रात के 9 बजे हैं। शायद सोने के लिए यह बहुत जल्दी थी। उसने फैसला किया कि वह खुद को थकाने के लिए ट्रेनिंग करेगा। लू ने उन तकनीकों का अभ्यास करना शुरू किया जो उसे ज़ोंबी की यादों से मिली थीं। जैसे जैसे वह मूवमेंट्स दोहरा रहा था, उसे अपनी पुरानी गलतियां साफ समझ आने लगीं। वह उन तकनीकों को 2 से 200 बार दोहराता रहा और खुद को अपनी सीमाओं के पार ले गया। जैसे जैसे लू अपनी ट्रेनिंग दोहराता गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। उसे समझ आ गया था कि यह तरक्की सिर्फ शारीरिक मेहनत का नतीजा नहीं थी। यहाँ कुछ और भी था जो गहराई में काम कर रहा था। उसके सपने में ली गई यादें और ऊर्जा का अवशोषण सीधे तौर पर उसकी असली दुनिया के विकास पर असर डाल रहे थे। एक कड़ी ट्रेनिंग सेशन के बाद लू को इतनी भयंकर भूख लगी कि उसके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। यह साफ था कि उसका नया और शक्तिशाली शरीर अब पागलों की तरह ऊर्जा जला रहा था और साधारण खाना अब उसके लिए काफी नहीं था। उसने सोचा कि उसे अब हर्ब्स या सप्लीमेंट्स की जरूरत है, लेकिन परिवार की तंगी के कारण यह फिलहाल नामुमकिन था। लू को चिंता होने लगी कि सही पोषण न मिलने की वजह से उसका शारीरिक विकास रुक सकता है, और उसे एहसास हुआ कि अब उसे खुद पैसे कमाने होंगे। उसने स्कूल से मिलने वाले परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स जैसे कि स्कॉलरशिप को अपना लक्ष्य बनाने का सोचा। अगले दिन जिम के मेंस लॉकर रूम में उसका दोस्त मिंग इस बात पर अपना गुस्सा निकाल रहा था कि टीचर ने अब तक उनके पेपर्स चेक नहीं किए हैं। लेकिन जैसे ही मिंग की नजर लू पर पड़ी, वह अपने दोस्त के शरीर पर उभरे हुए एब्स देखकर दंग रह गया। लू का हुलिया महज कुछ ही दिनों में इतना बदल चुका था कि मिंग उसे मुश्किल से पहचान पा रहा था। उसने मजाक में कहा कि लू ने पक्का लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी बॉडी बनाई है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि लू आज के कॉम्बैट सेशन के लिए इतनी कड़ी मेहनत करेगा। लू ने शांत रहकर अपने दोस्त को आने वाले एग्जाम्स पर ध्यान देने को कहा और समझाया कि हर कोई छिछले कारणों के लिए ट्रेनिंग नहीं करता। जब लू और मिंग वहां से निकले, तो लू को लगा कि खुद को साबित करने का ये सबसे अच्छा मौका है। मार्शल आर्ट्स हॉल में इंस्ट्रक्टर जांग उन्हें लाइव कॉम्बैट की कोचिंग दे रहे थे। मिंग ने बताया कि उसने सुना है कि जांग एक रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने असल में जंग के मैदान में खूंखार मॉन्स्टर्स का सामना किया है। उसने सबूत के तौर पर इंस्ट्रक्टर के चेहरे और हाथों पर मौजूद घावों के निशानों की ओर इशारा किया। लू चुपचाप देख रहा था और उसे जांग की तकनीकें हैरान करने वाली हद तक सरल लगी। पूरी क्लास जहां इन मूवमेंट्स को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं लू ने सपने की यादों के जरिए इन मूवमेंट्स में पहले ही महारत हासिल कर ली थी। इंस्ट्रक्टर जांग पूरी सावधानी और बारीकी से क्लास को सिखाते रहे। उन्होंने सेशन के अंत में यंग ई नाम के एक स्टूडेंट को बुलाकर सिखाए गए मूवमेंट्स का प्रदर्शन करने को कहा। ये फे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और टीचर को यकीन दिलाया कि वो सब कुछ समझ चुका है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, क्लास की कई लड़कियां उसकी लुक्स और उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ करने लगीं, आपस में फुसफुसाते हुए कि क्लास में उसके जितना ताकतवर कोई और नहीं है।
मिंग को फिर से जलन होने लगी, क्योंकि ये फे ने एक बार फिर सारी लाइमलाइट चुरा ली थी। हमेशा की तरह अपनी अच्छी लुक्स, पैसा और उस प्रीमियम पिल के दम पर, जिसने उसके की लेवल को 1.2 तक पहुंचा दिया था। ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत हमेशा ये फे पर मेहरबान रहती है। यहां तक कि टीचर्स भी उसकी दौलत और रुतबे की वजह से उसका पक्ष लेते हैं। मास्टर जांग और ये फे क्लास के सामने स्पैरिंग शुरू करते हैं और लड़ाई की तकनीकें दिखाते हैं। उन्हें देखकर मिंग का दिल बैठने लगता है। वह खुद से सवाल करता है कि उनके जैसे साधारण छात्र कभी ये फे जैसे एलीट लोगों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। दूसरी ओर लू भी कभी ऐसा ही महसूस करता था, लेकिन अब नहीं। अब वह अपनी मंजिल के लिए लड़ने को तैयार था। जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ, मास्टर जांग ने ये फे की तारीफ की, लेकिन उसकी एक कमी भी बताई, उसका बैलेंस। मास्टर ने वादा किया कि वे उसे भविष्य में और बेहतर गाइड करेंगे। फिर उन्होंने क्लास से किसी दूसरे छात्र को बुलाया। ये फे ने बड़ी विनम्रता से मास्टर को शुक्रिया कहा, लेकिन मन ही मन वह उन्हें तुच्छ समझ रहा था। उसके लिए मास्टर जांग महज एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट थे, जो उसके खानदान के स्तर के आसपास भी नहीं थे। उसे यकीन था कि उसका भविष्य यहां मौजूद हर किसी से कहीं ज्यादा शानदार है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि क्या कोई ये फे के साथ मुकाबला करना चाहेगा, पूरी क्लास में तनाव फैल गया। मिंग ने धीरे से कहा कि क्लास में ऐसा कोई नहीं है जो उसे चुनौती दे सके। उसे लगा कि यह सब बाकी छात्रों को बेइज्जत करने की एक चाल है। सन्नाटा देखकर मास्टर जांग को गुस्सा आने लगा। वे सोचने लगे कि ये सब डरपोक हैं जो खुद को तराशने से डरते हैं। बिना कड़ी मेहनत के ये सब सिर्फ रसद विभाग में जाएंगे। असली मैदान जंग इनके लिए नहीं है। तभी उनकी नजर लू पर पड़ी। उसकी शांत खड़ी मुद्रा और अडिग निगाहों ने मास्टर को चौंका दिया। उन्होंने लू को आगे बुलाया। मिंग ने उसे रोकने की कोशिश की कि कहीं एग्जाम्स से पहले उसे चोट न लग जाए, लेकिन लू पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। मास्टर ने 10 मिनट का समय दिया और साफ कहा कि कोई किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंचाएगा। लू और ये फे एक दूसरे के आमने सामने थे। मास्टर ने लू से उसका की स्टेटस पूछा, जिस पर लू ने बताया कि पिछली बार यह 0.8 था। मास्टर को यह बहुत कम लगा, लेकिन लू की फौलादी कद काठी देखकर उन्हें लगा कि शायद वे कुछ देख नहीं पा रहे हैं। मैच शुरू होते ही ये फे ने लू को डराना शुरू किया। उसने चेतावनी दी कि अगर लू सही से नहीं गिरा तो उसकी हड्डियां टूट सकती हैं। लू ने बिना कोई जवाब दिए अपना कॉम्बैट स्टांस लिया। बिना वक्त गंवाए ये फे ने अचानक हमला कर दिया। वो अपनी रणनीति पर चल रहा था। दूरी बनाओ, विरोधी को परखो और फिर सही समय पर वार करो। उसे यकीन था कि जीत उसी की होगी और लू जैसे लोग सिर्फ जिल्लत भरी हार के लिए बने हैं। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लू ने बड़ी फुर्ती से उसके वार को चकमा दिया और एक ऐसा जबरदस्त मुक्का जड़ा कि ये फे हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और बिना किसी हरकत के पड़ा रहा। पूरी क्लास सन्न रह गई। मास्टर भागकर उसके पास पहुंचे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि लू ने महज एक मुक्के में क्लास के सबसे ताकतवर छात्र को ढेर कर दिया है। खुद लू भी अपनी ताकत के इस प्रहार से थोड़ा हैरान था। मास्टर ने तुरंत भीड़ को हटने को कहा और मेडिकल टीम को बुलाया। ये फे को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। लू ने घबराते हुए मास्टर से कहा कि वो उसे इतनी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बस उसकी ताकत पर से उसका नियंत्रण छूट गया था। मास्टर ने उसे शांत किया और अपने ऑफिस आने को कहा। ऑफिस में इंतजार करते वक्त मास्टर ने शक जताया कि शायद लू ने एनहांसर्स या नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया है, जो स्कूल में सख्त मना है। लू ने साफ इनकार किया और कसम खाई कि उसने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। सच्चाई जानने के लिए मास्टर ने एक चमकता हुआ ऑर्ब निकाला। उन्होंने कहा कि वे लू का की स्टेटस दोबारा चेक करेंगे। लू ने बिना डरे अपना हाथ उस ऑर्ब पर रख दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, ऑर्ब से ऊर्जा की एक इतनी तेज लहर निकली कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया। स्क्रीन पर जो नंबर उभरे, उन्हें देखकर मास्टर जांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। मशीन पर लू का की स्टेटस अब 1.5 दिखा रहा था। मास्टर जांग सन्न रह गए।
उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। 1.5 की रीडिंग का मतलब है कि लू अब एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, और वह भी सिर्फ 18 साल की उम्र में। स्कूल के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगले ही पल लू अपनी ताकत का टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है और मशीन पर पूरी ताकत से एक मुक्का जड़ता है। प्रहार इतना जोरदार था कि मशीन अपनी जगह से उखड़कर उड़ गई, एक पेड़ को चीरते हुए सीधे दीवार में जा धंसी। मास्टर अपने प्यारे पेड़ को तबाह होते देख लगभग रोने ही वाले थे। लू घबराकर दीवार के पास गया और मशीन को बाहर निकाला। वो बार बार माफी मांगने लगा कि उसका इरादा पेड़ को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन मास्टर अभी भी घुटनों के बल बैठकर अपने टूटे हुए पेड़ को थामे हुए थे। उनके मन में उथल-पुथल मची थी। यह स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी, जो एक एंट्री लेवल मार्शल आर्टिस्ट का वार आसानी से झेल सकती है। लेकिन लू की ताकत ने तो एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट की सीमाओं को भी पार कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब दोनों आमने सामने बैठे तो मास्टर ने उससे कुछ सवाल किए। लू ने कहा था कि पिछली बार उसका की स्टेटस 0.8 था। मास्टर ने पूछा कि यह कब की बात है। लू ने जवाब दिया कि लगभग 15 दिन पहले, जब उसे आखिरी असाइनमेंट मिला था। यह सुनकर मास्टर के होश उड़ गए। सिर्फ 2 हफ्तों में लू का की स्टेटस 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया था। मास्टर को लगा कि लू शायद किसी अमीर खानदान से है या उसे किसी ग्रैंड मास्टर ने ट्रेनिंग दी है। लेकिन लू ने दोनों बातों से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि वह एक साधारण परिवार से है और उसका कोई एलीट टीचर नहीं है। रही बात उसकी तरक्की की, तो उसने इसे एक ऐसा राज बताया जिसे वह शेयर नहीं कर सकता। मास्टर खामोशी से उसे देखते रहे। जिस मुकाम तक पहुंचने में लोगों को सालों लग जाते हैं, इस लड़के ने उसे सिर्फ 15 दिनों में हासिल कर लिया था। मास्टर अपनी खुद की यात्रा के बारे में सोचने लगे। उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और सालों की कड़ी मेहनत के बाद वे रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट बने थे, जिसके बाद उन्हें मिलिट्री में सेवा देने का मौका मिला। लेकिन युद्ध के मैदान में उतरने के बाद उन्हें कड़वी सच्चाई पता चली कि आम इंसानों के लिए उन दानवों, मॉन्स्टर्स को हराना लगभग नामुमकिन है। उन शैतानों के सामने इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जिनके पास असाधारण शक्तियां होती हैं, ऐसे लोग जिन्हें खुद मॉन्स्टर कहा जाता है। एक गहरी सांस लेकर मास्टर ने हकीकत को स्वीकार किया। लू की काबिलियत को देखते हुए वो स्कूल की एलीट गिफ्टेड क्लास का हकदार था। लेकिन लू ने बड़ी विनम्रता से कहा कि वह अपनी मौजूदा क्लास में ही खुश है। असल में उसे यकीन था कि वह सिर्फ अपने सपनों के जरिए ही अजय बन सकता है और उसे किसी खास क्लास की जरूरत नहीं है। उसकी अनोखी प्रतिभा को पहचानते हुए मास्टर ने उसे पूरा सपोर्ट देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर लू को कभी भी ट्रेनिंग में मदद चाहिए तो वह बेझिझक मांग सकता है। तभी लू ने 2 गुजारिशें की। उसने मार्शल आर्ट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की बात कही और स्कूल से ज्यादा छुट्टियां मांगी। मास्टर ने समझ लिया कि शायद लू के साथ कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने वादा किया कि वे स्कॉलरशिप की अर्जी आज ही जमा कर देंगे और डीन से बात करके लू की अटेंडेंस में भी छूट दिला देंगे। स्कॉलरशिप मिलने में अभी लगभग 2 दिन का वक्त लगेगा, इसलिए मास्टर जांग ने लू से कहा कि वह अपना वक्त बर्बाद न करे और ट्रेनिंग जारी रखे। मास्टर ने उसे एडवांस में एक कार्ड थमाते हुए कहा कि जब उसके पास पैसे आ जाएं तो वह इसे लौटा दे। लू ने जैसे ही कार्ड देखा वह चौंक गया। यह एक मार्शल आर्ट्स ब्लैक कार्ड था, जिसमें आमतौर पर कम से कम 1 लाख यूनिट की रकम होती है। लू ने मास्टर की इस उदारता के लिए उन्हें शुक्रिया कहा, जिस पर मास्टर ने बस इतना ही कहा कि लू की कामयाबी ही स्कूल का नाम रोशन करेगी। जैसे ही लू ऑफिस से बाहर निकला, मास्टर जांग ने खुशी से अपनी मेज पर हाथ मारा। उन्हें एक अनमोल हीरा मिल चुका था। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि लू की काबिलियत को अभी राज रखना होगा, क्योंकि शायद उन्हें वह सीक्रेट वेपन मिल गया है जो उस खौफनाक जगह पर टिक सके। बाहर भीड़भाड़ वाले बाजार में एक दुकान का कर्मचारी ऑर्किड हार्ट नाम के एक नए सप्लीमेंट का प्रमोशन कर रहा था। यह एक खास टॉनिक था
जिसे महिला मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए बनाया गया था। 30,000 की कीमत वाला यह टॉनिक एक महिला ने अपनी बेटी के लिए खरीदा। मां ने अपनी बेटी को याद दिलाया कि यह बहुत महंगा है, इसलिए उसे अगली परीक्षा में टॉप करना होगा। यह सब देखकर लू को कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। एक टॉनिक के लिए 30,000। अगर वह दिन रात भी मेहनत करे तो भी इतना पैसा नहीं कमा सकता था। उसके माता पिता शायद थोड़ा बहुत इंतजाम कर लें, लेकिन इतना महंगा सप्लीमेंट उनके बस की बात नहीं थी। बड़े मार्शल आर्टिस्ट्स खूब पैसा कमाते हैं और अपनी डाइट पर उससे भी ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन लू जैसे साधारण लड़के के लिए गुजारा करना ही मुश्किल था। उसने अपनी बहन चिंगी के बारे में सोचा। वह एक असली जीनियस है जो अपना भविष्य बदलने की ताकत रखती है। फिर भी वह अपनी जरूरतों को काटकर लू का साथ देती है। लू ने खुद से स्वीकार किया कि वह अपनी किस्मत बदलने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहा था जितनी उसे करनी चाहिए थी। बाजार में दो छात्रों को वीडियो गेम्स के बारे में बात करते देख लू को अपना पुराना समय याद आया। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह एक मछली के टैंक, फिश टैंक में कैद था, जो बाहरी दुनिया की चुनौतियों से डरकर सुरक्षित जगह पर दुबका हुआ था। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसने उस टैंक की दीवारें तोड़ दी थीं और हकीकत का सामना करने के लिए बाहर कदम रख दिया था। पहली बार उसने दुनिया को अपनी आंखों से देखा और अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। अचानक उसके शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ी। उसे महसूस हुआ कि उसके सपनों में लढ़े गए उन सभी मॉन्स्टर्स की यादें और अनुभव उसके अंदर समा रहे हैं। इस बदलाव से उसकी लड़ने की तकनीकें और भी बेहतर हो गई थीं। उसने मन ही मन अपने माता पिता और अपनी बहन चिंगी से वादा किया कि वह और भी ताकतवर बनेगा और अपनी मंजिल के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। थोड़ी देर बाद लू फिर से एक गहरे सपने में पहुंच गया। इस बार एक झोंबी ने उस पर हमला किया, लेकिन लू ने फुर्ती से उसे चकमा दिया और मार्शल आर्ट्स की अपनी नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए महज एक मुक्के में उसे ढेर कर दिया। झोंबी की हरकतों को देखते हुए लू ने अंदाजा लगाया कि यह अपनी पिछली जिंदगी में पक्का एक मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा, क्योंकि मरने के बाद भी वह काउंटर अटैक की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था। जल्द ही उस झोंबी की यादें लू के दिमाग में समा गईं, जिससे उसे पता चला कि पास ही एक मिलिट्री बेस है। लू को यह अजीब लगा कि बेस के इतना करीब होने के बावजूद अब तक उसे सिर्फ एक ही मॉन्स्टर मिला था। आगे बढ़ते हुए लू ने दो और झोंबीज को आसानी से ढेर कर दिया और आखिरकार वह उस बेस के सामने पहुंच गया। बेस नंबर 1359। दीवार के पास पहुंचते ही उसने वहां बड्ढी बड्ढी दरारें देखी। यह महज एक बेस नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था। दीवार की 20 मीटर मोटाई देखकर लू दंग रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह हमला कितना भीषण रहा होगा, जिसने इतनी मजबूत दीवार को भी चकमा दे दिया। अगर इतनी उन्नत सभ्यता भी इन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक पाई, तो उनके भविष्य की क्या उम्मीद बची थी? तभी उसकी नजर हेडक्वार्टर की इमारत पर पड़ ढी, जहां एक इंसानी साया लेटा हुआ था। लू को लगा कि वह कोई झोंबी है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस जीव से ऊर्जा की एक ऐसी प्रचंड लहर निकली कि लू खौफ से कांप उठा और वहीं गिर पड़ा। वह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि एक साइकिक फोर्स था। लू समझ गया कि यह जगह अभी उसकी काबिलियत से बहुत बाहर है, इसलिए उसने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। पास ही एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसते ही उसे वहां सब कुछ सुरक्षित मिला। मेज पर रखी एक चम्मच को देखकर उसे एहसास हुआ कि यहां रहने वाले लोग किसी हमले से नहीं, बल्कि किसी वायरस की वजह से झोंबी बने थे। तभी उसे वहां एक अजीब डिवाइस मिला। उसे चालू करते ही एक होलोग्राम सामने आया और एआई ने उसका स्वागत किया। लू हैरान था कि वह एआई बिल्कुल उसकी भाषा बोल रही थी। उस एआई ने खुद को 16वीं पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया, जिसे बेस 1359 के नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था। लू ने उससे हालिया रिपोर्ट मांगी। एआई ने तुरंत अपने डेटाबेस से मार्शल अलायंस की दुनिया का इतिहास निकालकर एक डिजिटल किताब के रूप में लू को थमा दिया। लू ने पढ़ा कि उस दुनिया में 10वीं रैंक तक के 13 मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे। 10वीं रैंक की बात सुनकर लू के पसीने छूट गए। एआई ने स्क्रीन पर मॉन्स्टर्स के हमले का वीडियो दिखाया। हजारों की संख्या में राक्षस बेस के अंदर तबाही मचा रहे थे।
इतनी उन्नत तकनीक और 10वीं रैंक के योद्धा होने के बावजूद वे लोग इस बर्बादी को नहीं रोक पाए। जब उन्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वे सब अपने घर छोड़ दाचकर अंतरिक्ष स्पेस की ओर भाग गए ताकि किसी दूसरे ग्रह पर नया घर बसा सकें। उसी दिन यह पूरी सभ्यता खत्म हो गई। लू वहीं सोफे पर बैठ गया। उसका मन भारी था। उसने एआई से इस दुनिया का पूरा इतिहास दिखाने को कहा। जैसे जैसे वह रिकॉर्ड्स पढ़ता गया, उसकी रूह कांप गई। मार्शल आर्ट्स युग का पहला साल, पहली बार मॉन्स्टर्स का आना, साल 34 में डैगर किंगडम में पहले मार्शल आर्टिस्ट का जन्म और मार्शल अलायंस की स्थापना। लू के चेहरे का रंग उड़ गया। यह किसी और ग्रह का इतिहास नहीं था। यह बिल्कुल उसके अपने संसार जैसा था। वही भाषा, वही मार्शल आर्ट्स सिस्टम, वही इतिहास। उसे एक कड़ी डिडेडवी सच्चाई समझ में आई। उसने जो तबाही देखी थी, वह किसी अजनबी दुनिया की नहीं थी, बल्कि यह 10,000 साल भविष्य की उसकी अपनी ही धरती की एक खौफनाक तस्वीर थी। लू ने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद यह सब एक इत्तेफाक है या फिर कोई समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स। सच्चाई जानने के लिए उसने एआई से अपनी पर्सनल डिटेल्स मांगी। स्क्रीन पर जो रिकॉर्ड खुला, उसे देखकर लू के होश उड़ेच गए। वह प्रोफाइल उसकी अपनी ही थी। डेटा के मुताबिक उसका जन्म साल 325 में हुआ था और वह सिर्फ 28 साल तक जिएगा, एक मामूली नागरिक बनकर। यह हकीकत उसके दिल पर चोट कर गई। उसने तुरंत चिंगी चिंगी के बारे में सर्च किया, लेकिन राय ने लो अथॉरिटी का एरर दिखा दिया और रजिस्ट्रेशन के लिए ब्लड सैंपल मांगा। लू कुछ समझ पाता उससे पहले ही एआई ने उसकी उंगली से खून का नमूना ले लिया। विश्लेषण शुरू होते ही एआई ग्लिच ग्लिच करने लगी और अचानक रिवोल्यूशन प्लांट एक्टिवेट हो गया। लू के सामने अब उसका पूरा बायोडाटा था। प्रोफाइल पिक्चर बदली हुई थी और उसका भविष्य भी बदल चुका था। रिकॉर्ड के मुताबिक वह स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाया, एकेडमी में 23वीं रैंक हासिल की और मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के बाद उसने सेना में सेवा दी और 37 साल की उम्र में एक जंग के दौरान उसकी मौत हो गई। लू समझ गया कि जैसे जैसे वह ताकतवर हो रहा है, उसका भविष्य बदल रहा है। डेटा में उसकी ताकत बढ़ाने का जिक्र तो था, लेकिन 10,000 साल बाद के उस डेटाबेस में उसे जीनियस नहीं माना गया था। लू ने तय किया कि वह शहर में 23वीं रैंक से संतोष नहीं करेगा। उसे टॉप पर पहुंचना होगा ताकि वह मानवता की तबाही रोक सके। अगली सुबह नाश्ते पर लू ने अपनी मां से कहा कि अब से वह घर पर रहकर ही पढ़ाई करेगा। उसकी बहन हैरान थी कि स्कूल में ऐसा विकल्प कब से आ गया। तभी मास्टर जांग का फोन आया कि उसकी स्कॉलरशिप के पैसे आ गए हैं। लू ने साफ कह दिया कि उसके पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। वह जल्द ही आकर पैसे ले जाएगा। वह अपनी ताकत को उस स्तर पर ले जाना चाहता था जहां से वह पूरी दुनिया को चौंका सके। बाद में वह फिर से सपने में एआई के पास पहुंचा और मार्शल आर्ट्स की सबसे बेहतरीन तकनीकों की तलाश शुरू की। 4,65,000 नतीजों में से एआई ने 3 सबसे शक्तिशाली रैंक 11 की तकनीकें चुनी। स्टार बॉडी रिफाइनमेंट, नेचुरल ब्रीदिंग और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन। ये तकनीकें 10,000 साल के विकास का निचोड़ डीएच थीं। लू ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। स्टार बॉडी रिफाइनमेंट से उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर सितारों की ऊर्जा सोख रहा है। नेचुरल ब्रीदिंग के अभ्यास से उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगीं, जैसे उसके खून में उबाल आ गया हो। और जब उसने क्रिस्टल विजुअलाइजेशन की कोशिश की, तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई। उसे समझ आया कि मानसिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर ही मार्शल आर्ट्स की असली जड़ डीडीडीएच है। जब लू की नींद खुली, तो वह पसीने और गंदगी से लथपथ था। यह उसके शरीर से अशुद्धियों के निकलने का संकेत था। ट्रेनिंग रंग ला रही थी। मास्टर जांग से पैसे मिलने के बाद लू ने भविष्य के नुस्खों, प्रिस्क्रिप्शंस से ऐसी दवाइयां बनाने का सोचा जो आज के चिकित्सा विज्ञान को हिलाकर रख दें। अगले दिन एकेडमी में मास्टर जांग ने उसे पैसे दिए और हफ्ते में कम से कम एक दिन आने की गुजारिश की। मास्टर समझ चुके थे कि लू की ताकत अब उनके अंदाजे से भी बाहर जा चुकी है। अब लू के पास पैसे थे और उसे अपनी की स्टेटस सुधारने के लिए भविष्य की दवा बनानी थी। लेकिन समस्या यह थी कि उसे एक प्रोफेशनल मेडिकल लैब की जरूरत थी। उसने 7 जगहों पर कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। लैब के मालिक को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन लू हार मानने वाला नहीं था।
मास्टर जांग के दिए कार्ड में 8,80,000 यूनिट्स थे और वह किसी भी कीमत पर अपनी दवा बनाना चाहता था। चलते चलते उसकी नजर शहर के एक शांत कोने में मौजूद एक छोटे से मेडिकल हॉल पर पड़ी ढी। कौतूहलवश वह अंदर चला गया। वह जगह बाकी दुकानों से अलग, थोड़ी बिखरी हुई और उपेक्षित सी लग रही थी। जैसे ही वह काउंटर की तरफ बढ़ा, दुकानदार ने उसे टोकते हुए कहा कि जो चाहिए खुद देख लो और पसंद आने पर ही काउंटर पर लाना। लू ने साफ किया कि वह यहां कुछ खरीदने नहीं आया है, जिससे दुकानदार तुरंत सतर्क हो गया। दुकान के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। काउंटर पर बैठा शख्स अपनी ही धुन में मग्न था। तभी हमारे लड़िचके ने अचानक अपना फोन मेज पर पटक दिया। दुकानदार हैरान रह गया, लेकिन लू ने वक्त बर्बाद न करते हुए सीधे पूछा, क्या यहाँ फार्मास्यूटिकल लैब है? दुकानदार अभी भी उलझन में था, पर लू ने साफ कर दिया कि वह एक बड्ढी डील करने के लिए तैयार है। कुछ ही मिनटों बाद वे दोनों लैब के दरवाजे पर खड़े थे। दुकानदार ने डील पक्की करते हुए एक शर्त रखी कि लू को हर घंटे के 500 यूनिट्स देने होंगे। इससे पहले कि वह अपनी बाकी शर्तें गिना पाता, लू ने उसे बीच में ही रोक दिया। वह जानता था कि दुकानदार क्या चाहता है। जाहिर है, एडवांस पेमेंट। पैसे चुकाने के बाद लू लैब के अंदर दाखिल हुआ। दुकानदार ने उसे काम शुरू करने की इजाजत दे दी। लू ने कीमिया एल्केमी के लिए इस्तेमाल होने वाला लैब कोट पहना और वर्क स्टेशन पर पहुंच गया। उसने भविष्य के उस नुस्खे के मुताबिक सामग्रियां तैयार करना शुरू किया। सबसे पहले उसने एक म्यूटेंट हरी छिपकली, म्यूटेंट ग्रीन लिजर्ड की स्किन निकाली, उसे सही गाढ़ेपन में पिघलाया और मूनस्टोन के साथ मिलाकर गाढ़ा किया। फिर उसने इस मिक्सचर पर एक रेडियो एक्टिव लेजर मारी ताकि तत्व आपस में टूटकर मिल सकें। आखिर में उसने 30 ग्राम कैमेलिया की टहनी चमेलिया ब्रांच मिलाई, मिक्सचर को बैलेंस किया और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। नतीजा था एक गाढ़ा, चमकीला और बेहद शक्तिशाली लिक्विड। यह एडवांस्ड मसल्स और ब्लड को मजबूत करने वाला टॉनिक था। उस चमकते हुए घोल को देखकर लू को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहली ही कोशिश में कामयाब हो जाएगा, लेकिन वो जादुई दवा उसके सामने तैयार थी। उसने इसे टेस्ट करने का फैसला किया। लू ने टॉनिक पिया और इंतजार करने लगा। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। स्वाद थोड़ा अजीब था और उसे लगा कि शायद वह फेल हो गया। लेकिन तभी अचानक ऊर्जा का एक बेहद हिंसक और शक्तिशाली सैलाब उसके शरीर के अंदर फूटा। अगले ही पल वह हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ता, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि यह टॉनिक उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर चुका था। उसका की स्टेटस आसमान छूने लगा। ताकत की लहरें दौड़ ढाने लगीं और उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा फौलादी और मजबूत हो गया। और सबसे अच्छी बात, 10,000 साल आगे की तकनीक से बने इस फॉर्मूले का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से कोई उसे आवाज दे रहा था। लू ने शांत रहकर दरवाजा खोला और कहा कि उसका समय अभी बाकी है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने जिद की कि उसे तुरंत पिछले दरवाजे से निकलना होगा, क्योंकि उसकी लेडी बॉस वापस आ चुकी हैं। इसी बीच बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकी और उसमें से एक रसूखदार महिला उतरी, जो सीधे दुकान की तरफ बारह रही थी। मेडिकल शॉप के प्राइवेट ऑफिस में वो लेडी बॉस काउंटर पर पहुंच चुकी थी। उसने एक एक करके कई कंटेनर्स खोले और वहां रखी दवाइयों की जांच करने लगी। जैसे ही उसने हर टॉनिक को टेस्ट किया, उसके चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए। कोई भी दवा उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उनका असर इतना कम था कि कोई गरीब इंसान भी उन्हें ना खरीदे। इन घटिया फॉर्मूलों को टॉनिक कहना इस शब्द की तौहीन थी। ठीक उसी समय ऑफिस के टीवी पर एक विज्ञापन कमर्शियल चलने लगा। स्क्रीन पर एक मार्शल आर्टिस्ट ड्रैगन लेक टेस्टोस्टेरोन पिल का प्रमोशन कर रहा था और दावा कर रहा था कि यह पिल मार्शल आर्टिस्ट्स को वो ताकत देती है जिसकी उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। विज्ञापन में इसे बेहद असरदार और फायदेमंद बताया जा रहा था। यह सब देखकर सूजू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह जानती थी कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मार्शल आर्ट्स के साथ साथ मेडिकल इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनका पारिवारिक बिजनेस पुरानी आदतों की वजह से बर्बादी की कगार पर था। अगर उन्होंने जल्द ही कोई नई और असरदार दवा नहीं बनाई, तो बाजार से उनका नाम मिट जाएगा। गुस्से में जब वह लैब की तरफ बढ़ी, तो काउंटर पर बैठा कर्मचारी उसे देखकर ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसे लगा जैसे कोई राजकुमारी उसके सपनों से निकल कर आ गई हो, लेकिन अगले ही पल उसका सपना कांच की तरह टूट गया।
सुजू ने लैब में बिखरे सामान और इस्तेमाल किए गए लैब कोट को देखकर उसे डांटना शुरू कर दिया। उस कर्मचारी को सुजू गुस्से में और भी खूबसूरत लग रही थी, इसलिए उसने मासूम बनने का नाटक किया। पर सुजू ने उसकी एक न सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। गुस्से में सुजू खुद लैब की सफाई करने लगी। कचरे के डिब्बे में सामान फेंकते वक्त उसकी नजर एक अजीब टेस्ट ट्यूब पर पड़ी। उसमें एक म्यूटेंट हरी छिपकली का लिक्विड था, जिसकी स्किन पूरी तरह हटाई जा चुकी थी। सुजू दंग रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अनोखी तकनीक नहीं देखी थी। किसी ने यहां न सिर्फ उसकी लैब का इस्तेमाल किया था, बल्कि अपना एक नया फॉर्मूला तैयार किया था। तभी उसे एक और ट्यूब मिली। जैसे ही वह उसे करीब लाई, उसकी नाक में मूनस्टोन और कैमेलिया की एक अनोखी खुशबू आई। उसने हैरान होकर उस दवा की एक बूंद अपनी उंगली पर ली और उसे छका। स्वाद छकते ही सुजू के पूरे शरीर में करंट दौड़ डाल गया। यह दवा बाजार में मिलने वाले 1 लाख के ब्लड टॉनिक से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर थी और इसे बनाने का खर्च 5,000 से भी कम था। यह कोई मामूली दवा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा चमत्कार था। बाहर नौकरी से निकाला गया कर्मचारी गुस्से में बददबधाते हुए जा रहा था और सारा दोष लू पर मरा रहा था। तभी उसने देखा कि लेडी बॉस सुजू दौड़ती हुई उसके पास आ रही है। उसे लगा कि शायद बॉस को उससे प्यार हो गया है, लेकिन सुजू ने सीधे उसका कॉलर पकड़ धा और कड्डी डाडा इंच के आवाज में पूछा, लैब में कौन था? सुजू ने वादा किया कि अगर उसने उस लड़ाचके को ढूंढ निकाला तो वह उसकी नौकरी वापस दे देगी और सैलरी भी दोगुनी कर देगी। घबराकर उसने बताया कि उसके पास उस लाडी डाबचके का नंबर है। सुजू ने तुरंत नंबर लिया और डायल कर दिया। दूसरी तरफ लू अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त था। स्टार बॉडी रिफाइनमेंट और नेचुरल ब्रीदिंग के जादू से उसकी ताकत लगातार बराच रही थी। तभी सुजू का फोन आया। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और लू के सामने पार्टनरशिप का प्रपोजल रखा, लेकिन लू ने जल्दबाजी न करते हुए उससे 1 हफ्ते का समय मांगा। सुजू इस देरी से चिढ़ गई। उसने उस कर्मचारी को काम पर लगाया कि 6 दिनों के अंदर किसी भी कीमत पर लू का पता लगाए। जब उसने पूछा कि वह कौन था, तो कर्मचारी ने कहा, वह तो बस एक स्टूडेंट था। यह सुनकर सुजू और भी हैरान हो गई कि एक मामूली स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकता है। रात को सपने में लू का सामना एक विशाल जोम्बी से हुआ, जो असल में रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट था। उस जोम्बी का पहला ही वार इतना खतरनाक था कि लू के हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन लू ने फुर्ती से चक्रव्यूह बदला और एक जोरदार किक मारकर उसे ढेर कर दिया। जोम्बी को हराते ही उसकी यादें और ताकत लू के अंदर समा गईं। लू को पता चला कि यह कोई मामूली दुश्मन नहीं, बल्कि शहर की रक्षा करते हुए शहीद हुआ एक वीर योद्धा था। अब लू को एडवांस टेक्निक्स का अभ्यास करते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। जोम्बी की यादों से उसने एक नई मुक्केबाजी की तकनीक सीखी थी। जब अगले सपनों में और भी जोम्बीज ने हमला किया, तो लू ने अपनी नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसका नाम था फिक्स्ड स्टार आउटबर्स्ट। फिक्स्ड स्टार आउटबर्स्ट। उसका एक मुक्का पड़े डासते ही जमीन फट गई और सारे दुश्मन दूर जा गिरे। अपनी ताकत का सटीक अंदाजा लगाने के लिए लू डोजो डोजो के टेस्टिंग रूम नंबर 206 में पहुंचा। स्क्रीन पर नंबर्स चमक उठे। की स्कोर था 15.6, जो कि एक रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट की सीमा से भी बहुत ज्यादा था। इसके बाद कॉम्बैट टेस्ट की बारी आई। लू ने अपनी पूरी ताकत से मशीन पर मुक्का मारा। स्क्रीन पर रीडिंग आई 3,100 कॉम्बैट पावर। यह तय सीमा से दोगुने से भी ज्यादा थी। लू ने मुस्कुराते हुए अपनी नई तकनीक फिक्स्ड स्टार को एक बार फिर से फोकस किया और इस बार उसके मुक्के के प्रभाव से पूरा टेस्टिंग एरिया ही हिल गया। जब लू वहां से बाहर निकला, तो काउंटर पर बैठी अटेंडेंट उसे ही देख रही थी। तभी वहां एक रसूखदार मार्शल आर्ट्स एकेडमी के मास्टर की बेटी नी और उसका भाई पहुंचे। उसके घमंडी भाई ने लू के साधारण कपड़ीडों को देखकर उसका मजाक उड़ाया कि ऐसे गरीब लोग चाहे जितनी बार टेस्ट दे दें, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नी ने अपने भाई के घमंड को तोड़ा और उसे दूसरों को कम न आंकने की नसीहत दी। कौतूहलवश भाई ने उस अनजान लड़ास के लू के टेस्ट रिजल्ट देखने की जिद की। अटेंडेंट ने जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर लू का रिजल्ट निकाला, नी के होश उड़ डिज गए। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। उसका भाई डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया और चिल्लाया, क्या यह मशीन खराब है? लेकिन अटेंडेंट ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मशीन बिल्कुल ठीक है। लू का वो जादुई और नामुमकिन स्कोर देखकर नी
तुरंत एक्शन में आ गई। उसने स्टाफ को आदेश दिया, इसी वक्त इस इलाके के हर स्टूडेंट का डेटा निकालो। मुझे हर हाल में जानना है कि यह रहस्यमयी महाबली आखिर कौन है, जिसे हमने अभी मामूली समझने की भूल की थी। अटेंडेंट ने बिना वक्त गंवाए स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया, जबकि नी हर हाल में उस रहस्यमयी लू को ढूंढने के लिए बेताब थी। दूसरी तरफ मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की बिल्डिंग के बाहर लू एक टैक्सी से उतरा। ड्राइवर उसकी बातों से इतना इम्प्रेस था कि उसने अगली बार लू से अपनी बेटी को मिलवाने तक की बात कह दी। लू बस मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि अगर वह ड्राइवर को बताता कि वह लेवल 2 का एग्जाम देने आया है, तो ड्राइवर उसे पागल समझता। बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही लू के सामने फॉर्म भरने की लंबी लाइन थी। तभी वहां अचानक हलचल मच गई। एक विशालकाय और ताकतवर इंसान, श्याओ चोंग फुन, लाइन को नजरअंदाज करते हुए सीधे आगे बढ़ गया। कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन जैसे ही पता चला कि वह लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट के सर्टिफिकेशन के लिए आया है, पूरी भीड़ सन्न रह गई। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ा कानून है, और ताकतवर को विशेषाधिकार मिलते हैं। स्क्रीन पर श्याओ का स्कोर चमका, 10.7 की स्टेटस। इसके बाद उसने मशीन पर एक ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि उसकी शॉक वेव से लाइन में खड़ी डीडी ढेर कई लोग जमीन पर गिर पड़े। उसका कॉम्बैट पावर 10,800 था। उसे तुरंत लेवल 3 का सर्टिफिकेट और 30,000 का मासिक वजीफा दे दिया गया। भीड़ जहां खौफ में थी, वहीं लू बिल्कुल शांत खद्दा था। अब लू की बारी थी। जैसे ही स्क्रीन पर उसका स्कोर आया, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। 15.7 की स्टेटस। 18 साल के लड़डचके का ऐसा स्कोर देखकर श्याओ के भी होश उड़ गए। इसके बाद लू कॉम्बैट टेस्ट के लिए आगे बढ़ा। उसने जैसे ही मुक्का मारा, उसके शरीर से ऐसी चमकदार ऊर्जा निकली कि पूरे कमरे की लाइटें चमक उठीं और उसके पीछे लगा कांच दबाव से चकनाचूर हो गया। स्क्रीन पर रिजल्ट ठहरा, 15,700 कॉम्बैट पावर। एडवांस ब्रीदिंग और जोम्बी फिस्ट तकनीक के फ्यूजन ने लू की ताकत को इस दुनिया की सोच से परे पहुंचा दिया था। एग्जामिनर के हाथ कांपने लगे। उसने लू से माफी मांगी कि उसकी औकात लू को सिर्फ रैंक 1 का ही बैच देने की है, क्योंकि इससे ऊपर का सर्टिफिकेट देने का अधिकार उसके पास नहीं था। वह तुरंत सीनियर ऑफिसर्स को इस महाजीनियस की रिपोर्ट देने के लिए दौड़ा। वहां से निकलते वक्त श्याओ ने आगे बढ़कर लू से हाथ मिलाया और उसकी ताकत को सम्मान दिया। एसोसिएशन से बाहर निकलते ही लू को उसकी बहन चिंकी, चिंगी और उसकी सहेलियां मिली, जो अपनी सीनियर यांग के एग्जाम का इंतजार कर रही थी। चिंगी अपने भाई को वहां देखकर हैरान थी, क्योंकि उसकी नजर में लू बस दिन भर सोने वाला एक सुस्त लड़ाडका था। लू ने बात को टाला और वहां से निकल गया। तभी सीनियर यांग अंदर से बेहद घबराई हुई बाहर आई। उसने बताया कि अंदर एक 18 साल के लड़के ने 15.7 की और 15,000 से ज्यादा कॉम्बैट पावर लाकर पूरे एसोसिएशन को हिलाकर रख दिया है, और उस लड़के का नाम लू है। यह सुनते ही चिंगी और उसकी सहेलियां बुत बनकर रह गईं। उधर सपने के अंदर लू की जीवनी बायोग्राफी बदल चुकी थी। अब उसका भविष्य दिखा रहा था कि वह 87 साल तक जिएगा और रैंक 6 या 7 तक पहुंचेगा। लेकिन लू जानता था कि दुनिया को तबाही से बचाने के लिए यह भी काफी नहीं है। उसे रैंक 10 या 11 तक पहुंचना होगा। लू की इस कामयाबी की गूंज बाई सिटी के मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन श्याओ श्याओ तक पहुंची। वीडियो फुटेज देखते ही चेयरमैन श्याओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। लू ने मुक्केबाजी की तकनीक को परफेक्शन स्टेज पर पहुंचा दिया था। खुशी के मारे श्याओ ने अपनी सेक्रेटरी को हवा में उठा लिया। उन्होंने समझ लिया कि लू कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक गिफ्टेड, कुदरती वरदान प्राप्त मार्शल आर्टिस्ट है। श्याओ तुरंत अपने सिग्नेचर रेड सूट में लू के घर के लिए निकल पड़ी है। ये दूसरी तरफ हांगचुआन एकेडमी की नी को भी लू का पता चल चुका था। लू के घर पर एक अजीब नजारा था। शहर के सबसे बड़े ऑफिसर श्याओ और नामी एकेडमी की नी दोनों लू के सोफे पर बैठे थे। श्याओ ने लू को रैंक 2 का बैच, लेवल 3 के बराबर वजीफा और एसोसिएशन की तरफ से 10 लाख यूनिट्स का बम्पर बोनस दिया। लू के माता पिता के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। श्याओ ने लू को प्रतिष्ठित डोंगनिंग प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप का इनविटेशन दिया। यह कैंप इतना खतरनाक था कि बड्ढे बड्ढे सूरमा
वहां जाकर मानसिक रूप से टूट जाते थे। लेकिन लू ने बिना डरे इसे स्वीकार कर लिया। नी ने भी लू को अपनी एकेडमी का ऑनरेरी डिसाइपल मान शिष्य बनने का ऑफर दिया और बिना किसी शर्त के हर महीने 1 लाख यूनिट्स देने का वादा किया। लू ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ एक रेगुलर विजिटर की तरह रहेगा, किसी का चेला बनकर नहीं। नी ने उसकी ये शर्त भी मान ली। लू ने अपनी मां का हाथ थामकर कहा, अब से आप लोगों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच सुजू सुजू को आखिरकार स्क्रीन पर लू का चेहरा मिल गया था। वह यह देखकर हैरान थी कि जिस चमत्कारी टॉनिक ने मेडिकल वर्ल्ड को हिला दिया था, उसे बनाने वाला एक मामूली स्टूडेंट था। ट्रेनिंग कैंप जाने से पहले लू सी ऑफ ट्रीज पहाड़ों पर अपनी नई तकनीक क्लाउड चेसिंग स्टेप का अभ्यास कर रहा था। उसकी रफ्तार अब हवा से भी तेज थी। पहाड़ों से जड़ी बूटियां लेकर जब वह नीचे उतरा, तो वहां के लोकल गुंडों और सप्लायर ने लू को सीधा साधा समझकर उससे दोगुनी कीमत वसूलने की कोशिश की। उन्होंने लू को डराया कि वे सब रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट हैं और यहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। लू ने बिना कुछ बोले पास रखे एक विशाल पत्थर बुल्डर पर बस अपना हाथ रखा और एक हल्के से इशारे में वो विशाल चट्टान 2 टुकड़ों में फट गई। गुंडों का सारा घमंड पल भर में हवा हो गया। वे तुरंत लू के पैरों में गिर पड़े और उसे बाप दादा कहकर माफी मांगने लगे। लू ने जड़ी बूटियां लीं और उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाकर वहां से चल दिया। अगले दिन डोंगनिंग प्रांत में एक मिलिट्री गाड़ी रुकी। लू जैसे ही प्रोडीजी ट्रेनिंग कैंप के गेट पर पहुंचा, वहां मौजूद एक अमीर और घमंडी लड़की ने लू के साधारण कपड़ों और उसके पास बैज न होने का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे नहीं जानते थे कि जिसे वे मामूली समझ रहे हैं, वो इस कैंप के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने आया है। उसने तंज कसा कि बाई सिटी ने सालों से यहां किसी को नहीं भेजा और आज अचानक 2-2 लोग आ गए। लेकिन जैसे ही गार्ड ने लिस्ट में लू का नाम देखा, उसे चेयरमैन की कही बात याद आ गई। उसका लहजा तुरंत बदल गया और उसने बाकी छात्रों को डांट कर चुप करा दिया। पीले कपड़े वाले लड़के ने फिर भी हंसते हुए कहा कि लू यहां सिर्फ चेयरमैन की सिफारिश और चमचागिरी की वजह से आया है, अपनी ताकत के दम पर नहीं। गार्ड ने उन्हें कड़क आवाज में शांत रहने को कहा और लू को चिंगवान सिटी के ग्रुप के साथ जुटाने का निर्देश दिया। एंट्रेंस सेरेमनी के वक्त सभी को अपना सामान बाहर छोड़ जाने के लिए कहा गया। जैसे ही लू और बाकी छात्र अंदर पहुंचे, अचानक पीछे का भारी दरवाजा बंद हो गया। सब उलझन में थे। तभी गार्ड ने ऐलान किया, यह तुम्हारा पहला टेस्ट है। इस कॉरिडोर के आखिरी छोर तक जो अकेला पहुंचेगा वही अंदर आएगा, बाकी सबको घर वापस भेज दिया जाएगा। अभी छात्र इस चेतावनी को समझ भी नहीं पाए थे कि अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और पूरा फर्श नीचे गिर गया। जहां बाकी छात्र बुरी तरह जमीन पर गिरे, वहीं लू ने गजब के संतुलन के साथ लैंड किया। लू ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अपनी साइक्लिक एबिलिटी से पूरे इलाके को स्कैन किया। आगे का रास्ता कोई मामूली कॉरिडोर नहीं था, बल्कि एक खौफनाक भूल भुलैया थी। तभी छत से छोटे छोटे गुलाबी गोले नीचे गिरे और आपस में झुककर एक विशाल और भयानक मैकेनिकल पपेट के रूप में खड़े हो गए। सब खौफ से जम गए। ये पपेट्स रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट जितने ताकतवर थे। अहंकारी छात्रों को लगा कि लू अब मारा जाएगा। पपेट ने लू की तरफ देखकर एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन लू अपनी जगह से हिला तक नहीं। जब धूल साफ हुई तो सब फटी आंखों से देखने लगे। लू ने सिर्फ एक हाथ से उस भारी मुक्के को रोक लिया था और उसकी उंगलियां पपेट के लोहे के हाथ को कुचल रही थीं। लू ने उसे हवा में उठाया और सीधे छत से दे मारा। एक और घमंडी छात्र ने सोचा कि ये पपेट्स नकली हैं। वह दिखावा करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पपेट के एक ही मुक्के ने उसे दीवार पर टांग दिया। इस बीच लू बिना रुके आगे बढ़ता गया। वह इन मशीनों के कोर को अच्छी तरह जानता था। उसने पल भर में कई पपेट्स को कबाड़ में बदल दिया। कॉरिडोर पार करते ही लू के सामने वहां का सुपरवाइजर एग्जामिनर आया। लू को लगा कि यह अगले राउंड का गेटकीपर है। उसने बिना वक्त गंवाए अपने क्लाउड चेजिंग स्टेप और स्टार इम्पैक्ट का इस्तेमाल करते हुए सुपरवाइजर पर ही हमला कर दिया। उधर मॉनिटरिंग रूम में ऑफिसर चिंग शू और उसका साथी चिन स्क्रीन्स देख रहे थे। चिंग शू इस बात से परेशान थी कि इस साल सिर्फ 8 असली प्रतिभावान छात्र आए हैं
उनमें से एक लड़की, शाओलिन शाओलिन साइकिक पावर्स में सबसे आगे थी और उसे टॉप प्रायोरिटी माना जा रहा था। तभी अचानक चिन की नजर एक नई स्क्रीन पर पड़ी और दोनों के होश उड़ गए। टेस्ट के अंदर शाओलिन अपनी साइकिक पावर से पपेट्स को हरा रही थी। तभी उसकी छठी इंद्री ने उसे आगाह किया। सामने के दरवाजे के पार दो लोग लड़ीच रहे थे और उनमें से एक की ऊर्जा इतनी भयानक और दमनकारी थी कि शाओलिन डर से कांप उठी। उसने तुरंत अपनी साइकिक पावर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर सशस्त्र गार्ड्स, आर्म्ड गार्ड्स अलर्ट पर थे। चिंग शू और चिन वहां पहुंचे। गार्ड्स ने घबराकर बताया कि अंदर के सारे कैमरे टूट चुके हैं और सुपरवाइजर से 3 मिनट से कोई संपर्क नहीं है। तभी दीवार का दरवाजा खुला। सब अपनी बंदूकें तानकर तैयार हो गए, लेकिन अंदर से कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा लड़च का लू बाहर आ रहा था और वह किसी सामान की तरह उस बेहोश सुपरवाइजर को घसीटते हुए ला रहा था। चिंग शू ने कड़क आवाज में उसकी पहचान पूछी। लू ने सुपरवाइजर को नीचे गिराया और बड़े आराम से कहा, मैं बाई सिटी से हूं। मुझे लगा ये टेस्ट के अगले विरोधी हैं और ये काफी मजबूत थे, इसलिए मैंने अपनी ताकत कम नहीं की। चिंग शू ने लू को डराने के लिए अपनी पूरी बैंगनी ऊर्जा, पर्पल ऑरा का दबाव छोड़ दा, लेकिन लू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चिंग शू मुस्कुराई और उसने लू को सिलेक्ट करते हुए डॉर्म्स में भेजने का आदेश दिया। चिंग शू समझ गई थी कि लू का रिकॉर्ड पुराना है, उसकी असली ताकत इस दुनिया की सोच से कहीं आगे है। इसके बाद लू डाइनिंग हॉल में खाना खाने पहुंचा। भूखे लू ने स्टाफ से पूछा, क्या मैं जितना चाहूं उतना खा सकता हूं? हाँ सुनते ही लू ऐसे खाने पर टूट पड़ा जैसे उसने सदियों से कुछ न खाया हो। वह बड्ढे बड्ढे कढ़ाई भर भर के मीट गायब करने लगा, जिसे देखकर आसपास के लोग थूक निगलने लगे। तभी वहां एक लड़ेचकी आई। ये कोई और नहीं, उसकी बहन की सीनियर यांग युआन थी। उसने जब लू के ठंडे बर्ताव को देखा तो चिढ़ गई, लेकिन अपनी मुस्कान के पीछे गुस्सा छिपाते हुए बोली, लू, बाई सिटी से हर साल छात्र आते हैं, लेकिन कोई एंट्रेंस टेस्ट पार नहीं कर पाता, और जो कर भी लेते हैं वे पॉइंट्स न होने की वजह से निकाल दिए जाते हैं। लू ने मीट चबाते हुए पूछा, पॉइंट्स वो क्या हैं? यांग युआन ने समझाया, पॉइंट्स इस कैंप की असली करेंसी है। यहाँ ट्रेनिंग इक्विपमेंट से लेकर इंस्ट्रक्टर्स की गाइडेंस, सप्लीमेंट्स और यहाँ तक कि ये जो स्पेशल मॉन्स्टर मीट तुम खा रहे हो, ये सब सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके पास पॉइंट्स होते हैं। बिना पॉइंट्स के इस कैंप में तुम कुछ भी नहीं हो। उसने आगे बताया कि अब तक पूरे कैंप में सिर्फ 3 ही छात्र पॉइंट्स कमा पाए हैं। लू ने मांस चबाते हुए हैरानी से अपनी भौहें सिका दी। यांग युआन ने गिनाना शुरू किया। पहला है यांगलिन शहर का शाओयांग, जो रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास स्टोन स्किन की ताकत है। दूसरा है डोंगयांग शहर का मोंगजिन, जो अपनी बिजली जैसी रफ्तार के लिए जाना जाता है। तीसरे का नाम लेने से पहले उसने अपनी नजरें घुमाई और फुसफुसाकर बोली, और आखिरी वाली कोई मामूली मार्शल आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक बेहद दुर्लभ मेंटलिस्ट है। उसका नाम जिया ही है और उसे इस बैच की सबसे खतरनाक साइकिक माना जा रहा है। ठीक उसी समय पास ही बैठी जिया को कुछ महसूस हुआ और उसने उनकी तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर लू पर पड़ी, मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लगा। वह खौफ से कांप उठी। उसने तुरंत अपनी साइकिक पावर से अपनी खाने की थाली को संभाला और लू की नजर से बचने के लिए वहां से दबे पांव खिसक गई। लू ने बड़े आराम से उसका रिएक्शन देखा और सोचने लगा कि क्या साइकिक लोगों की एबिलिटी ऐसे ही काम करती है। यांग युआन ने लू से पूछा, क्या तुम जिया को जानते हो? लू ने कहा, हाँ, एंट्रेंस टेस्ट के बाद बस एक बार सामना हुआ था, पर क्या सच में सिर्फ 3 ही लोग पास हुए हैं? तब यांग युआन को याद आया और वह बोली, ओह हाँ, अफवाहों में एक चौथे दावेदार का भी जिक्र है। सुना है उसने अकेले ही रैंक 2 के सारे मैकेनिकल पपेट्स को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, वो सन की तो इतना बड्ढा पागल है कि उसने टेस्ट लेने वाले सुपरवाइजर को भी ऐसा कूटा कि वो सीधे अस्पताल पहुंच गया। ये सुनते ही लू के गले में पानी अटक गया और वह खांसने लगा। यांग युआन हंसते हुए बोली, मैं तो इन अफवाहों को बकवास मानती हूं। भला ऐसा कोई इंसान हो सकता है क्या? इधर हमारा लड़च का सोच रहा था कि इस कैंप के इंस्ट्रक्टर्स बाई सिटी के उस तथाकथित मॉन्स्टर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। यांग युआन ने प्यार से लू को एक रुमाल दिया
और हौसला बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम भी मन लगाकर ट्रेनिंग करोगे तो शायद एक दिन तुम भी उतने ही मजबूत बन जाओगे। तभी अचानक एक गार्ड ने डाइनिंग हॉल में आकर चिल्लाकर लू का नाम पुकारा। गार्ड ने इतनी तेज आवाज में कहा कि सब सुन लें, लू शैन, तुमने एंट्रेंस टेस्ट के दौरान सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। 18 मैकेनिकल पपेट्स पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और सुपरवाइजर अभी भी अस्पताल में आईसीयू में हैं। तुम्हें पूछताछ के लिए चीफ कमांडर के सामने पेश होना होगा। पूरा डाइनिंग हॉल और खुद यांग युआन सन्न रह गए, लेकिन लू हमेशा की तरह शांत था। वह उठ खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हो गया, पर उसने शालीनता से पूछा, क्या मैं थोड़ा खाना अपने साथ ले जा सकता हूं? मुझे अभी भी भूख लगी है। गार्ड ने अपना गुस्सा दबाते हुए उसे हाँ कह दिया। लू सबको अलविदा कहकर वहां से निकल गया। पीछे छोड़ डच गया, फटी आंखें और गहरा सन्नाटा। यांग युआन, जो अभी उसे ज्ञान दे रही थी, वो तो गूंगी हो चुकी थी। कमांड सेंटर के अंदर लू का सामना चीफ कमांडर चिंग शू से हुआ। चिंग शू ने शांति से नुकसान का हिसाब समझाया। तुमने कुछ ही मिनटों में हमारे 6 महीने का बजट फूंक दिया। एक एक पपेट करोड़ों का था और अब वे कबाड़ बन चुके हैं। हालांकि उसने आगे कहा, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बस टेस्ट के नियमों के मुताबिक डीएच रहे थे। तभी चिन और बाकी सिलेक्टेड छात्र वहां पहुंचे। जिया लू को वहां देखकर खौफ से थर थर कांप रही थी। चिंगशू ने सबको बधाई दी और कैंप के इंटरनल रैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया। यहां पॉइंट्स से ही सुख सुविधाएं मिलती हैं। उसने टॉप परफॉर्मर्स को गोल्डन कार्ड्स दिए। शाओयांग अपने कार्ड पर 100 पॉइंट्स देखकर फूला नहीं समा रहा था और मोंग जिन भी खुश था। जिया को लगा कि उसके 100 पॉइंट्स एडवांस्ड साइकिक ट्रेनिंग के लिए काफी होंगे, लेकिन जैसे ही सबकी नजर लू के कार्ड पर पड़ी, सबके होश उड़ डेच गए। लू का कार्ड गोल्डन नहीं बल्कि व्हाइट सफेद था। लू ने जब अपना कार्ड पलट कर देखा तो वहां हर चीज की कीमत पॉइंट्स में लिखी थी। मॉन्स्टर मीट 5 पॉइंट्स, ट्रेनिंग रूम 10 पॉइंट्स प्रति घंटा और एलीट गाइडेंस पूरे 100 पॉइंट्स। लेकिन लू को सिर्फ मीट में दिलचस्पी थी। तभी चिन ने चिल्लाकर खुलासा किया, इस कार्ड में पूरे 1000 पॉइंट्स हैं। अगर चीफ इंस्ट्रक्टर बीच में आकर बड़े अधिकारियों को शांत नहीं करती तो तुम उन पपेट्स के नुकसान के कर्ज तले दबे होते। यह सुनकर बाकी छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाओयांग को लगा कि यह भाई भतीजावाद फेवरेटिज्म है। उसने गुस्से में लू को चुनौती दे दी, तुमने अधिकारियों को रिश्वत दी है। तुम जैसा कमजोर लड़ाच का रैंक 3 के इंस्ट्रक्टर को कभी नहीं हरा सकता। हिम्मत है तो अपनी ताकत का सबूत दो। चिन ने रोकना चाहा, पर चिंग शू ने इशारा किया कि खेल को चलने दो। लू ने एक ठंडी सांस ली और पूछा, क्या तुम सच में लड़ियाचना चाहते हो? शाओ यांग ने अपने घमंड में चूर होकर कहा, हाँ, मेरी स्टोन स्किन अजय है। अभी वह अपनी बकवास पूरी भी नहीं कर पाया था कि लू ने अपनी उंगली उठाई और स्टार इम्पैक्ट की ताकत से उसके माथे पर बस एक फ्लिक, चुटकी मार दी। अगले ही पल वो विशालकाय शाओयांग हवा में उड़ता हुआ कमरे के दूसरे छोर पर जा गिरा और दीवार से ऐसा टकराया कि दीवार में गड्ढा हो गया। वह वहीं बेहोश हो गया। लू ने उस मलबे को देखा और मासूमियत से पूछा, क्या दीवार तोड़ने के पैसे भी मेरे पॉइंट्स से कटेंगे? उसने खुद ही मुझसे कहा था। सब के सब अवाक थे। चिंगशू ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी आगे की ट्रेनिंग का क्या प्लान है? इतने पॉइंट्स के साथ तुम मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। लू ने बड़ी विनम्रता से मना करते हुए कहा, नहीं, मेरे पास इससे भी जरूरी काम है। चीफ इंस्ट्रक्टर को मना करने की हिम्मत देखकर सब चौंक गए। चिन ने पूछा, 1-to-1 ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? लू आधी दूर मुद्दा पीछे देखा और बोला, मैं सोने जा रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया और चिन ठाके मारकर हंस पड़ा। जब गार्ड्स शाओयांग को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे, चिंग शू लू को जाते हुए देख रही थी। वह समझ गई कि लू मजाक नहीं कर रहा था, वह सच में सोने ही जा रहा था। चिंग शू ने चिन से कहा, वह एक ऐसा हाई ग्रेड सान, वेटस्टोन, धार तेज करने वाला पत्थर है जो सिर्फ अपने होने भर से दूसरों की तलवारों को तेज कर देता है। लेकिन लू डोर्म में सोने नहीं बल्कि अपने सपनों की दुनिया में रैंक 6 के एक जोम्बी मार्शल आर्टिस्ट से लोहा ले रहा था। उस जोम्बी के प्रहार इतने भयानक थे कि लू को अपनी पूरी साइकिक पावर झोंकनी पड़ी।
लड़ाई जीतने के बाद लू ने गहरी समाधि मेडिटेटिव स्टेट में प्रवेश किया और अपनी साइकिक एनर्जी को रिफाइन करने लगा। उसके दिमाग की शक्ति इतनी बढ़ गई कि आसपास के कांच दबाव से कांपने लगे और आखिरकार उसने रैंक 7 मार्शल मास्टर के स्तर को हासिल कर लिया। प्राचीन काल में इस ताकत का मतलब एक सामंत या राजा होना था। लू ने तुरंत अपनी एआई से भविष्य की सबसे गुप्त साइकिक तकनीक खोजने को कहा और स्क्रीन पर नाम चमका, डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द किंग ऑफ हेल। डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द किंग ऑफ हेल। यह कोई मामूली तकनीक नहीं थी। यह साइकिक एनर्जी से शरीर के अंदर हूबहू एक दूसरा खुद क्लोन बनाने की विद्या थी, जो कोशिकाओं और जीन्स तक को मजबूत कर देती थी। इसका पहला चरण था अंदरूनी अंगों को फौलादी बनाना और विटैलिटी को बढ़ाना, जिसकी लू के अंदर कमी थी। लू ने इस तकनीक के निर्माता दुआन यिचिंग का नाम देखा, जो रैंक 11 का महायोद्धा था। लू ने बिना वक्त गंवाए इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1 महीना बीत गया। ट्रेनिंग चैम्बर में जिया ने अपनी साइकिक पावर से हवा में 3 स्टार कोन्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। चिंगशू ने आकर उसकी तारीफ की, लेकिन जिया के मन में अभी भी लू का खौफ था, जो 1 महीने से सिर्फ अपने कमरे में सो रहा था। चिन ने हंसते हुए चिंगशू से कहा, वो लड़का तो बस सोता रहता है। स्टाफ जब भी खाना देने जाता है, वो उसी पोजीशन में मिलता है। चिंगशू ने चिढ़कर कहा, अब वह दूसरों के लिए धार तेज करने वाला पत्थर बनने के लायक भी नहीं रहा। वह एक सुस्त खरगोश है। उधर जिम में यांग युआन फर्श साफ कर रही थी। तभी सब जगह शोर मच गया कि श्याओ यांग होश में आने के बाद अपनी ताकत बढ़ा चुका है और ट्रिपल ग्रेविटी 3 गुना गुरुत्वाकर्षण के चैम्बर में 4 मिनट से ज्यादा टिककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिए चुका है। लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। श्याओ यांग ने घमंड से सोचा, सोया हुआ खरगोश कितना भी तेज हो, कछुआ आखिरकार आगे निकल ही जाता है। लू 1 महीने से सो रहा है, अब मैं उससे आगे हूं। तभी वहां अचानक लू की एंट्री हुई। वह सीधे ग्रेविटी रूम की तरफ बढ़ा। श्याओ यांग ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। लू ने अंदर जाकर सीधे लेवल 2 यानी 4 गुना ग्रेविटी सेट कर दी और 3 घंटे का टाइमर लगा दिया। बाहर खड़े लोग चिल्लाए, बिना वार्म अप के 4 गुना ग्रेविटी, ये पागल अंदर ही मर जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर चालू हुआ, लू टस से मस नहीं हुआ। वह बड़े आराम से घूमने लगा। तभी लू ने लाल बटन दबाया। ईबीएन चैम्बर में एक तेज बीप गूंजी। ग्रेविटी अब 5 गुना हो चुकी थी। पूरा कैंप यह खबर सुनकर वहां दौड़ डीच पद्धा। श्याओयांग के पसीने छूट रहे थे जब उसने देखा कि 5 गुना के क्रशिंग प्रेशर में लू सिर्फ अपनी 2 उंगलियों पर हैंडस्टैंड 2 फिंगर हैंडस्टैंड किए हुए है। श्याओयांग का घमंड कांच की तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन लू यहीं नहीं रुका। उसने नेचुरल ब्रीदिंग चालू की और बटन दबाकर सीधे 8 गुना ग्रेविटी सेट कर दी। मॉनिटरिंग रूम में जब चिंगशू ने यह देखा, तो उसके हाथ से जूस का ग्लास गिरकर चकनाचूर हो गया। वह चिल्लाई, 8 गुना ग्रेविटी! हमें वो मिल गया जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। 8 गुना ग्रेविटी में लू का शरीर चरम सीमा पर था। तभी उसने अपने दिल के पास एक गहरी बैंगनी ऊर्जा को महसूस किया। यह थी किंग ऑफ हेल की गुप्त शक्ति। उसकी वाइटैलिटी तुरंत 10% बार गई। वो मुस्कुराया और उसने सीमा को और आगे धकेलने का फैसला किया। बाहर खड़ी नींद उठे छात्रों का दम घुटने लगा था, क्योंकि सील्ड रूम से भी दबाव बाहर लीक हो रहा था। कांच में दरारें पड्डी डीजने लगी थीं और अंदर लू 10 गुना ग्रेविटी के नरक जैसे टॉर्चर का सामना कर रहा था। उसकी हड्डियां छटक रही थीं, खून रुकने की कगार पर था। कोई भी आम इंसान तुरंत मर जाता, लेकिन लू के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, इस बर्बाद होते भविष्य को कौन बदल सकता है? कोई गॉड गिफ्टेड या अनमोल रिसोर्सेज वाला? उसने खुद को जवाब दिया, नहीं, सिर्फ वो जो अपनी सीमाओं को तोड़ डच कर राख कर दे। और कड़कदाती बिजली के बीच लू मौत के उस चैम्बर में उठ खड़ा हुआ।